ओम सभी को। धन्यवाद दीपिका जी, बहुत अच्छे योगाभ्यास आपने कराए। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत आदरणीय दीदी डॉक्टर अलका प्रकाश जी का। आपको सब जानते हैं, कई बार हमारी कक्षा में आई है और समय समय पर हमें बहुत सारी चीजें बताती रहती हैं स्वास्थ्य के बारे में। आज आपका विषय है प्राणायामों के द्वारा हम अपनी भावनाओं, अपनी चिंताओं को कैसे कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा विषय है, सभी के लिए यूजफुल है। सभी लोग ध्यान से सुने, नोट्स लें उसके। और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आदरणीय दीदी का हम सबको परिचय कराएं। वैसे तो सभी जानते हैं, पर हर बार कुछ ना कुछ लोग नए, हमारे नए साधक जुड़ते हैं, उनके लिए परिचय आवश्यक है। अनिल जोशी जी। जी धन्यवाद ओम। आज हमारे बीच में अगर हम कहें तो जैसा अपन जी कह रहे थे कि इन हाउस फैकल्टी हैं डॉक्टर अलका प्रकाश जी, क्योंकि वो समय समय पर जुड़ती रहती हैं। कई बार ज़्यादातर औपचारिक रूप से नहीं भी अगर वो आमंत्रित होती हैं तो वो और उनके पति डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी वो हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं। और अलका जी ने जो आज विषय चुना है वो विषय भी महत्वपूर्ण है। वो विषय है कि जो हम प्राणायाम रोज करते हैं, हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि योग जो है वो कोई शारीरिक विषय नहीं है केवल, योग मानसिक और आत्मिक विषय भी है। तो आपके मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसको बताने वाली हैं। और दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि वो ये विषय थ्योरेटिकल नहीं है, वो स्वयं एक साधिका भी हैं। तो वो निरंतर जो है वो प्राणायाम की जो ये प्रक्रिया है उससे गुजरती हैं। तो जो उन्होंने महसूस किया है, जो आत्मसात किया है, वो हमसे साझा कर सकती हैं। आप बॉटनी में दिल्ली विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बाद सिंगापुर में पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छी अध्यापिका हैं, जैसे अभी आपको तुरंत पता भी चलेगा। और योग से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अभी पिछले वर्ष भी जब आप भारत आई थी तो पतंजलि में भी गई थी। तो शिक्षण और योग ये समझ लीजिए कि दोनों उनके बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अलका प्रकाश। नमस्ते अनिल भैया, सरोज दीदी, पंत भैया। भैया आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? जी क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। हाँ, बहुत बहुत नमस्ते सभी को। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन है। मुझे पता लगा आज अनिल भैया का जन्मदिन है और ज्योति पंत का जन्मदिन है, तो इससे बढ़िया दिन तो हो ही नहीं सकता था मेरे लिए आज आपसे मिलने के लिए। तो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं अनिल भैया। जी भगवान जी, करे बहुत आप बहुत आभार, बहुत आभार। लंबी उम्र हो और साल में दिन हो 50,000। गाना आता नहीं है तो ऐसे ही बोल दिया। एंड सेम अप्लाइज टू ज्योति दीदी। हाँ, सब आपका भी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये मानती हूँ कि जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं वो स्पेशल होते हैं। और उसका एक छोटा सा कारण ये भी है कि मेरा जन्मदिन भी 16 सितंबर को होता है। तो ये गलतफहमी मुझे काफी समय से है। तो वो कहते हैं कि बिलेटेड बेस्ट हाँ, विशेस ये बात है ना। देर थैंक यू से भैया। जन्मदिन की तो मैं शुभकामनाएं। इसको इसलिए उस हिसाब से भी थोड़ा स्पेशल मानती हूँ सितंबर को। तो सो स्टार्ट नाउ। तो जैसे आप भैया ने बताया भी कि आज का टॉपिक, कुछ आवाज आ रही है झाड़ू जैसे लगाने, आई डोंट नो। तो तो जैसे भैया ने भी बताया, मेरा आज का टॉपिक जो है वो इमोशंस के ऊपर है। एंड प्राणायाम की बात मैं थोड़ा सा बाद में करूंगी, पहले हम समझते हैं
कि इमोशंस का हमारे जीवन में क्या महत्व है या इमोशंस क्या होते हैं। तो मैं इसको एक केस स्टडी से आपसे पहले शुरू करूंगी। तो मेरे पास एक लेडी आई थी करीब 2 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि उनको लोअर बैक में दर्द रहता है और कभी कभी घुटने में भी दर्द हो जाता है, और ज्यादा करके पेट थोड़ा उनका कह रही थी कि ठीक से रेगुलेट नहीं रहता। तो कहने लगी कि मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने जब उनसे पर्सनली बैठ के बात की, उनके खान पान के बारे में पूछा, तो खान पान बिल्कुल अच्छा था, जैसे हम बात करते हैं ठीक तरह से खाने की। फिर बात हुई योग करने की। मैंने कहा आपको शायद कुछ योग के आसन बताती हूँ। तो पता लगा वो खुद योगा ट्रेंड टीचर हैं। तो कहने लगी योग तो मैं रोज करती हूँ। फिर प्राणायाम और मेडिटेशन कहते हैं वो भी मैं काफी करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है जो ठीक से खा रही हैं, योग कर रही हैं, फिर भी उनको कमर में दर्द और पेट में समस्या क्यों हो रही है। तो फिर मेरे दिमाग में दूसरा ट्रैक आया और मैंने फिर उनसे पूछा कि अभी आपका पिछले कुछ समय कुछ किसी से बात हुई है, किसी बात से आप परेशान है। तो फिर उससे निकल के आया कि हाँ, तो उनके घर में कुछ इस तरह की बात हुई थी जिससे उनको बहुत इमोशनल टर्मोइल हुई थी। हम सबके साथ भी वो होता है, कुछ बड़े लोग कई बार होते हैं तो किसी से बात हो गई और मन परेशान हुआ, कुछ कह नहीं पाए, उस तरह का उनके साथ हुआ था। और ये सिंगापुर में रहती है, वो हुआ था तो उनकी वो विजिट की थी और वो उससे परेशान हुई थी। वापस जाने के बाद भी थोड़ी कहासुनी होती रही। तो कहते हैं हाँ, ये पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा है और मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं कह कुछ नहीं पाती मेरे दिमाग में, लेकिन बात चलती रहती है और ये सब होता है। तो फिर मेरे को समझ में आ गई इनका रीजन ये है। फिर मैंने उनसे यही सब डिस्कस किया जो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो उनका रीजन जो था वो इमोशनल टर्मोइल की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ रहा था। तो कई बार जब हम इमोशंस की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि इससे इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ही खाली फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, इसका हमारी बॉडी पर, फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, खास करके पेट संबंधित चीजों में। स्टमक इज द सीट ऑफ इमोशंस। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है समझना कि हमें अपनी इमोशनल हेल्थ क्यों अच्छी रखनी है, अगर हमें फिजिकल हेल्थ भी अपनी अच्छी रखनी है ना। ये इमोशंस क्या चीज है, यू नो कोई भी, जब हम कोई भी बात सुनते हैं, कोई भी किसी का बिहेवियर देखते हैं, तो उससे फिर हमारे ऑटोमेटिक कुछ हमारा व्यवहार निकलता है। सो दैट इज कॉल्ड इमोशंस। एक नेचुरल रिएक्शन जो हमारा होता है, चाहे वो भाव से हो चाहे वो एक्शन से हो, वो इमोशंस की तरह से प्रकट होता है। अब इमोशंस को अगर आप ठीक से देखें, अगर आप भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे पहले हमारा भाव भाव होता है। किस भाव से हम काम कर रहे हैं, किस भाव से बोलते हैं। भाव इंग्लिश में हो गए इमोशंस। फिर वो कन्वर्ट होता है हमारे विचार में। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे फिर वो विचार बनते हैं, थॉट्स। सो इमोशंस लीड टू थॉट्स, और फिर उस विचार वो कन्वर्ट होता है कर्म के अंदर, बिहेवियर में, एक्शन में। तो ये तीन टर्म्स है, की टर्म्स है, भाव, विचार और कर्म। और ये तीनों इंटर रिलेटेड है, दिस ट्राइंगल। और यही ट्राइंगल बेस है साइकोलॉजी का भी। द होल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स, दैट ऑल द थिंग्स फर्स्ट अराइज एज इमोशंस and then they convert into thoughts and then they convert into action. Action can be words, जो हम बोलते हैं वर्ड्स में, और या फिर एक्शन, हाथ के एक्शन। अगर बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाए तो वो वर्ड से ज्यादा फिर निकल के हाथ के कई बार जो वायलेंट में मार पिटाई भी हो जाती है। तो दिस इज हाउ दिस होल ट्राइंगल वर्क्स। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। उसकी वजह से ही हमारे वैसे विचार बनेंगे, वही फिर वैसे कर्म बनेंगे, और फिर वो कर्म डिसाइड करेंगे हमारे भाव कैसे। इट्स ए सर्कल, इट्स ए विशियस, यू कैन से इट्स ए सर्कल। आई शुड नॉट द वर्ड विशियस। इट्स ए इंटरकनेक्टेड थ्री पॉइंट्स। तो ये समझने के बाद कि भाई हमारी रोज की लिविंग में
रोज के व्यवहार में इमोशंस का क्या महत्व है। तो अब ये लेट्स अंडरस्टैंड कि इमोशनल टर्मोइल होता क्यों है। देखो, इमोशन तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि क्रोध तो आएगा, कुछ गलत काम होगा, क्रोध तो आएगा, भाव तो आएंगे, लेकिन हम परेशान क्यों होते हैं, ये इमोशनल टर्मोइल क्यों होता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो जो मैं थोड़ा बहुत समझी हूँ, आप भी देखिएगा कि अपनी लाइफ में आप सब अंदर अपने देखिएगा कि इनमें से क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे ये इमोशनल आउटबर्स्ट और इमोशनल टर्मोइल होता है। तो उसमें से जो बड़ा कारण है वो है रिप्रेस्ड इमोशंस। हम जब हम अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते, तब वो अंदर ही अंदर दबती रहती है, और उसकी वजह से फिर वो हमारे अंदर अ, वो कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं दबती रहती है, और फिर वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह से निकलती है। खास करके नेगेटिव फीलिंग्स, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स किसी बारे में वो तो हम एकदम से व्यक्त कर देते हैं, बड़ा अच्छा लगा, आप अच्छा लग कर रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, वो जनरली एकदम से व्यक्त कर देते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स हमें किसी चीज की हो रही, जनरली वो हम व्यक्त नहीं कर पाते, और वो जब रिप्रेस हो जाते, जब अंदर दबती जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब हम अब हम ये ये भाई अब एक हम हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं। जी जी, माइक ऑन हो गया था। अच्छा, सॉरी सॉरी। तो हम ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते। अब आप अपने ऊपर सब सोचिएगा कि हो सकता है इनमें से कोई कारण आपके आपके साथ भी हो रहा हो। अगर आपको कोई कभी इमोशनल टर्मोइल होता है, हम अपने इमोशंस क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते। उसका एक बड़ा कारण है कि या तो हम बड़े हैं घर में, जैसे जब बच्चे बनते हैं ना, बचपन से आप देखें, जो बड़े भाई बहन को कहा जाता है कि भाई हाँ, ये तो छोटा है, इसको ऐसे करने दो। जनरली बड़े को ही कहा जाता है कि तुम थोड़ी देर बाद ले लेना, थोड़ी देर चुप रहो, ये तुम उसके लिए कर दो। तो या तो और फिर वो चीज धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाती है एक आदत की तरह से। तो बड़ा होना। नंबर 2, अच्छा बनना। मतलब क्या होता है, जब हम छोटे हैं, बचपन में हम तो माँ बाप जनरली कहेंगे कि ना ये तुमने किया बहुत अच्छा। जब भी हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी चीज के लिए, कोई खिलौना किसी और को दे दिया, कोई काम किसी का ज्यादा कर दिया, तो उसको कहते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, अपनी सारी चीज दूसरों को दे देता है, तो अपना खाना चॉकलेट भी दे देता है। अच्छा बनना। और फिर यही आदत हमारी बड़े होने तक चलती रहती है। और जब एडल्ट लाइफ में हम अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए जब हम ओवर सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि उसके उसके अंदर फिर हम अपने को अटेंशन नहीं देते, हमारी क्या नीड्स है, हमें क्या चाहिए, वो दबता जाता है, और हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो हम करते रहते हैं। तो इस वजह से फिर वो अंदर ही अंदर हमारी इमोशंस इमोशनल टर्मोइल कह लीजिए, या इमोशंस दबते रहते हैं। और खास करके ये समस्या ज्यादा करके लेडीज में देखी गई है, वुमेन में। क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन और वुमेन के डिफरेंस में, विमेन आर इमोशनल क्रीचर्स, मेन आर मोर रैशनल। और वुमेन ही जनरली वो परिवार में भी आप देखिएगा, जनरली वहां पे इस तरह की स्थिति ज्यादा होती है, जहाँ पे वो उनको एडजस्ट करना है, या उनको किसी और के लिए ज्यादा काम कर रही है, जहाँ कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उस तरह से फिर वो सारे इमोशंस उनके अंदर दबते रहते हैं। तो ये इन इन कुछ कारणों की वजह से हम सब इमोशनल टर्मोइल से, सप्रेस्ड इमोशन के शिकार हो जाते हैं। अब इसका परिणाम क्या अब इसका परिणाम क्या होता है इमोशनल टर्मोइल का, कि कोई सोचे क्या हो गया, मैं तो भाई भलाई कर रही हूँ दूसरे का करके। लेकिन चक्कर क्या होता है, जब ये रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर वो आपको एंग्जाइटी में एक तरह से दिखेंगे, एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंग्जाइटी फिर पैनिक अटैक्स को लीड करेगी। फिर आदमी परेशान हो जाता है, छोटी सी चीज देख के पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। और अगर ये लंबे समय तक हो, तो इवन डिप्रेशन और तरह के मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो देयर इज अ होल चेन ऑफ दैट साइकोलॉजिकल इशू। सो कहने का मतलब ये है कि हम सबको अपने इमोशंस समझने की जरूरत है, बिकॉज इमोशन से ही
हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को समझ सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। ठीक है, तो इमोशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तीन चीजें जो ट्रायंगल, और अगर हम नहीं समझे तो हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज अब कैसे मैनेज करें। अब ये तो सभी के साथ हो रहा है, जो भी कारण है वो हम सबके साथ हो रहे हैं। कई बार हम उम्र की वजह से, हमारे से बड़े हैं तो एकदम से हम जवाब नहीं दे सकते, है ना, ये सब सप्रेस्ड इमोशन, ठीक है समझ लिया, पर हम कई बार नहीं कर सकते हैं ना एकदम से जवाब दें, उल्टा जवाब हो गया। कई बार अथॉरिटी की वजह से अगर जॉब करें तो वहां पे भी अथॉरिटी की वजह से जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वो सब समस्याएं हम सबके सामने हैं। तो then how to manage our emotions, then that is the issue। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो उससे काफी सहायता मिलती है हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में। सबसे पहला स्टेप है, हम सबको पूरे दिन में कुछ समय, चाहे वो 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, चुपचाप एक कमरे में बैठना चाहिए। मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो मेडिटेशन एक अलग प्रोसेस है। ये है खाली कमरे में चुपचाप आंख बंद करके बैठिए, चाहे वो बेड हो आपका, चाहे कुर्सी हो, उसको कोई पोस्टर की बात नहीं, आंख बंद करके। एंड उसके बाद नंबर 2 स्टेप, फील योर बॉडी। चुपचाप आंख बंद करके ऊपर से नीचे तक देखिए कि आपको पूरे शरीर में कैसा लग रहा है। हो सकता है आपको महसूस हो कि सिर दर्द हो रहा है, हो सकता है लगे कि वो कंधे से थोड़े दुख रहे हैं, क्योंकि आप ये सब सोचिए अपने ऊपर कि जब रात को हम बिस्तर में बैठते हैं ना, तो हम कहते हैं हाय आज तो कमर दुख रही है, फिर याद आता है हाँ सुबह सुबह कुछ भारी सामान उठाया था, तो पूरे दिन क्यों नहीं दुखी भाई, क्योंकि हम सारा दिन और कुछ कर रहे थे और हमारा ध्यान अपनी कमर पे गया ही नहीं था। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, अगर धीरे धीरे जब ये आप आदत करेंगे तो दिन में भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे मन थोड़ा विचलित हो रहा है, तो 5 मिनट बैठ जाओ और फिर उसको महसूस करो क्या रहा है। वही उसी उसी के लिए मैं स्टेप्स बता रही हूँ, है, जो कि काम आप कई बार रात को करते हो, फ्रस्ट्रेट थक गए और फिर है कि और फिर उस फ्रस्ट्रेटेड स्थिति में सो जाते हैं, ये जो भी होता है। तो नंबर 1, चुपचाप कमरे में बैठना है। नंबर 2, आंख बंद कर करके करेंगे तो जरा आसपास का दिखेगा नहीं, काम नहीं दिखेंगे। हम लेडीज को जरा काम दिखते रहते हैं, कपड़े सूख रहे हैं, ये तय कर दूं, प्रेस करनी है, फलाना, वो आते रहते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, और फिर फील योर बॉडी। ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ कहीं कुछ हो रहा है क्या। भगवान की कृपा होगी कि अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, एंड देन यू फील वेरी नाइस कि भाई कहीं कुछ नहीं है, यू आर फीलिंग वेरी नाइस एंड हेल्दी, कोई दर्द वर्द नहीं है। ठीक है। नंबर 2, नाउ यू हैव टू फील योर ब्रेथ, सांस को। फिर अपनी सांस को देखिए। तो जब आपने अगर देखा और कहीं भी कुछ महसूस नहीं हुआ, तो आप अपनी सांस पे फिर नाक के टिपे जब उसको फोकस करेंगे तो आप पाएंगे, बिकॉज सांस का चलना, तेज चलना, धीरे चलना, सामान्य चलना, उससे भी आपको पता लग जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति, इमोशनल स्थिति क्या है। तो सांस को देखेंगे। ठीक है। अगर सांस आपकी सामान्य चल रही है क्योंकि आप ठीक है, आपको कोई दर्द नहीं है, लेकिन अगर आप परेशान हैं, मान लीजिए बॉडी में दर्द नहीं है लेकिन परेशानी चल रही है, जैसे मैंने शुरू में बताया केस स्टडी में, कुछ भी परेशानी है, तो आप देखेंगे आपको छोटे छोटे सांस आ रहे होंगे, जल्दी जल्दी आ रही है, फास्ट होगी, तो उससे भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भी कुछ गड़बड़ है। आई हैव टू पे अटेंशन टू नाउ समथिंग विच इज बॉदरिंग मी, है ना। तो सांस पे सबसे पहले, बॉडी पे, नंबर 2 सांस पे, नंबर 3 पे अटेंशन टू हाउ यू आर फीलिंग। अब हमारे आखिरी पॉइंट पे जो आज का टॉपिक है, पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स। अब आप अपने ऊपर सोचिए, कितने लोग हम कहते हैं कि ना अभी आज कोई आया था, वो चले गए, बात करके बड़ा अजीब सा लगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अजीब, कोई पूछेगा क्या हुआ, क्यों परेशान बैठे हो, उदास क्यों बैठी हो, क्यों अजीब सा लग रहा है। अब भाई अजीब क्या चीज है, अजीब तो कोई इमोशन होता नहीं है ना। तो हमें उसको कुछ नाम देना है। इसलिए मैंने बोला कि आंख बंद करके जब बैठेंगे और आप कहेंगे कि ठीक नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है या कुछ काम करने का मन नहीं, अभी आप इसको, अजीब को आपको क्या कहते हैं उसको, डायसेक्ट करना है। अजीब को ना, वो देखना है कि है क्या चीज। तो चुपचाप बैठ के देखिए कि क्या लग रहा है। एम आई फीलिंग सैड, दुखी है, और आई एम फीलिंग
एंशियस बेचैन है, या फिर डिप्रेस फीलिंग हो रही है, नेगेटिव इमोशंस है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, क्रिटिसिज्म आ रहा है किसी का, क्या चीज हो रही है उसको एक नाम देंगे, क्योंकि अलग अलग इमोशंस हैं। इसी तरह से खुशी के भी हो सकते हैं, कभी कभी आपकी सांस तेज चलती है जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। पर जनरली प्रॉब्लम हमारी नेगेटिव इमोशन से, इसलिए मैंने वो नेगेटिव वाले नाम लिए, ठीक है। तो जब आप उसको देखेंगे, और सपोज मुझे लगे, मान लीजिए मैं अपने को देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, सपोज मैं बैठ के जब अपने को देख रही हूँ, फिर मैं देखूंगी व्हाई आई एम फ्रस्ट्रेटेड। इस आपको ये एक्सरसाइज करनी है, व्हाई आई एम फ्रस्ट्रेटेड, और फिर वो उसका कुछ कारण दिखेगा, इसलिए कि काम समय पे नहीं हुआ, मुझे पहले से करके रखना था वो मैं नहीं कर पाई, तो वो आप धीरे धीरे रीजन देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि वो काम समय पे क्यों नहीं पूरा हुआ, क्योंकि मेरी मेड सर्वेंट नहीं आई थी, या मेरे हस्बैंड ने हेल्प नहीं करी, या बच्चों ने हेल्प नहीं करी, या जो भी है, मैं देर से सो के उठी, जो भी कारण रहा है आपका, तो फिर उससे आपको समझ में आएगा, ओहो, अच्छा कल को मुझे समय पे उठना है, या मेड क्यों नहीं आई है, मुझे दूसरी मेड रखनी है, सम सॉल्यूशन यू विल हैव टू फाइंड। एंड दिस इज हाउ देन स्लोली जो हमारे रोज की फ्रस्ट्रेशन, रोज के इरिटेशन के कारण होते हैं, उनको हम धीरे धीरे रिजॉल्व कर सकते हैं। सी when emotions are not handled, जब उनको हम मैनेज नहीं करते हैं तब वो जाके जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने इमोशन से कांटेक्ट बना लें, उसको समझ लें कि ऐसा क्यों हुआ, मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, है ना, मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ, मैं इरिटेटेड क्यों हूँ, क्योंकि ये मेड जो है वो साफ करती नहीं है काम, मेरा स्टैंडर्ड इतना है, ये इतनी सफाई करती है, तो फिर हमें कोई बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई मैं मेड बदलूं या अपना स्टैंडर्ड लोअर करूं, या फिर ऐसे परेशान होती रहूं। तो ये सब चीजें जब हम उसको एक ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, देन वी कैन when we can attack this problem at the base, at the cause, and hence we can solve it। तो ये हो गया आपका observing your body, observing your breath, observing your mind, ठीक है। और ऐसा करने से आप पाएंगे कि आप अपने इमोशंस को अपने आप से बिना किसी काउंसलर के काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ ज्यादा सुचारू चला सकते हैं ना। इन सब प्रोसेस में क्या जरूरी है, इस स्टेट में बैठने के लिए, इस तरह का सोचने के लिए, हमें रेजिलियंस, हमें अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रेजिलियंट बनाना है, जिसके लिए आप योगा करते हैं। मैं भी देख रही थी दीपशिखा जी इतना अच्छा योगा करा रही थी सबको। योग करना है, प्राणायाम करने हैं, और मेडिटेशन करनी है ना। जो मैंने स्टेप्स बताए वो तो एक ऐसे प्रोसेस, रोज 5-10 मिनट बैठेंगे, और अगर हम अपने को स्वस्थ रख रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन, तो ये स्थिति हमारी कम आएगी, कभी कभी आएगी, और जब आएगी तो क्षणिक मात्र होगी। फिर हम बैठेंगे, देख लेंगे क्यों परेशान है, 5 मिनट बैठो कुर्सी पे, अपने को प्रोसेस करो, क्यों ऐसे काम कर रहे हो, क्यों ऐसे गुस्सा आ रहा है, उसको मैनेज करो, एंड देन मूव ऑन। तो इन सब के अंदर आज हम बात करें प्राणायाम की, क्योंकि व्हेन यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज योर प्राणायाम कम्स, ठीक है। तो आज मैं प्राणायाम, 3 प्राणायाम की बात करूंगी जो हमें इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राणायाम हैं, पर 3 प्राणायाम जो है वो आपको इमीडिएटली हेल्प करेंगे। अगर आप कभी गुस्से में है, या मतलब गुस्से का मतलब है जब फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये 3 प्राणायाम करेंगे तो आपको एकदम से शांति मिलेगी, और आप क्लियरली सोच पाएंगे कि मुझे क्या करना है, या अपना दिन ठीक से कर पाएंगे। उसके अंदर पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका, तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए, अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ईरानी के सभी लोग कर भी रहे हैं प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम, अब मैं आपके साथ करती हूँ एक राउंड, और उसके बाद में मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी कि ये कैसे हेल्प करेगा आपको इमोशंस को मैनेज करने में। तो जैसे आप सभी लोग करते हैं, कुर्सी पे सीधा बैठिए, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, वैसे आसन पे बैठिए, और बैक स्ट्रेट, and loose fist on the sides of the shoulders, your back straight, neck straight, chest open, make sure your arms are parallel to the body, and then breathing in, my arms will go up, breathing out, my arms will go down. This is how we'll do 10 times like this. This becomes one cycle. So we will all do this together. Take the position, start.
रिलैक्स। तो ये 10 से 12 बार करेंगे एक साइकिल में। ऐसे आप 3 साइकिल कर सकते हैं, पर अभी हम टाइम की वजह से एक ही बार मैंने किया है। नाउ ये भस्त्रिका प्राणायाम, दिस इज लाइक एक्सरसाइज। देखिए, जब भी हमारा मन परेशान होता है, हमें इमोशनल प्रॉब्लम है, उस वक्त ना बहुत ज्यादा रेसिंग थॉट्स, बहुत ज्यादा विचार आ रहे होते हैं। मैं ऐसा बोल देती, मैं ये कर देती, तब तो मुझे दिमाग में नहीं आया, अगली बार मिलूंगी ये कहूंगी, ये सब हमारे सब चलता रहता है दिमाग में। तो उस विचार के क्रम को तोड़ना है, और उस क्रम को तोड़ने का सबसे फास्ट तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम करना। क्योंकि जब हम फास्ट ब्रीदिंग करें, फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, तो विचार टूट जाते हैं। देयर इज नो वे दैट उस वक्त विचार चल रहे होंगे जब हम भस्त्रिका कर रहे होते हैं। इट इज ए फास्टेस्ट वे टू ब्रेक द चेन। ऑफ कोर्स उसके बाद बैठ के क्योंकि हमारी ह्यूमन प्रवृत्ति ऐसी है कि हमारे से रहा नहीं जाता, फिर हम सोचेंगे अच्छा, फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम का मैंने बताया फायदा एक है कि विचार के क्रम को तोड़ देता है। दूसरा फायदा ये है कि जब हम फोर्सफुल इनहेल करते हैं, जब किया था ना ऐसे जोर से, फिर फोर्सफुल एक्सहेल, इसलिए आवाज आई थी क्योंकि तो आपके नेसल पैसेजेस क्लियर है, तो ये आवाज आती है। तो जब हम फोर्सफुल इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एयर अंदर जा रही है लंग्स में और जो बाहर जा रही है, वो 3 से 4 टाइम्स तक ज्यादा होती है जो नॉर्मली जाती है। अब ज्यादा एयर जब लंग्स में जाएगी, तो हमारे ब्लड के अंदर भी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो इससे फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी, मतलब जो है ना, क्योंकि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है, जब हम नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। पर भस्त्रिका करने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और हमें फ्रेशनेस, थोड़ी क्लियर थिंकिंग मिलेगी। So Bhastrika pranayam is very useful in breaking the chain of thoughts, in increasing the amount of oxygen in the blood. And number 3, it is like giving exercise to the heart. क्योंकि इसमें फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी हार्ट की जॉगिंग होगी एक तरह से, बैठे बैठे। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम। ना नंबर 2 कम्स कपाल भाती। आप सब लोग को बड़े अच्छे से आती है कपाल भाती, है ना। कपाल भाती में फिर वही बैक बैठे, स्ट्रेट बैक, एंड देन आप इसमें फोकस जो है खाली बाहर सांस छोड़ने के ऊपर होता है। ठीक है ना, आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं और फिर वो फोकस वही है। तो आप करते रहिए, मैं उसका फायदा बता देती हूँ, अगर आप चाहें तो आप कपालभाति करते रहिए। सो फोकस हियर इज मेनली ऑन ब्रीदिंग आउट, एंड वी डू दैट बाय पुलिंग एब्डोमिनल मसल्स इन। वो अपने एब्डोमिन के मसल्स बस उसी पे फोकस रहता है, उनको अंदर करते हैं तो ऑटोमेटिकली डायफ्राम ऊपर जाता है और ब्रीदिंग आउट होता है। अब ये कपालभाति जो इतना सिंपल सा प्राणायाम लगता है, इसके बहुत फायदे हैं, खासकर इमोशंस को मैनेज करने में। अब देखिए कैसे, जब हमारा पेट, हम अंदर स्ट्रोक कर रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स अंदर पुल करते हैं, तो उससे जो हमारे एब्डोमेन में इतने सारे यहाँ पे एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे स्टमक है, यहाँ सारी इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो गट ब्रेन होता है, जो नर्व्स है गट ब्रेन होता है। आप लोगों ने 4 हैप्पी हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, सुने हैं सबने? एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से हमारे को हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। इनमें से 2, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये 2, डोपामिन और सेरोटोनिन, मेजॉरिटी ऑफ इट ये स्मॉल इंटेस्टाइन, गट ब्रेन में बनता है। 4 हैप्पी हार्मोन में से 2 जो बीच के मैंने बताया, डोपामिन, 50% ऑफ डोपामिन, आधा 50% डोपामिन का, और 90% ऑफ सेरोटोनिन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सेरोटोनिन, ये 2 हार्मोन आपके कहाँ बन रहे हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब हम कपालभाति करते हैं, तो आपने देखा उसमें स्ट्रोक जो है वो एब्डोमेन एरिया में लग रहा है, वो स्टिमुलेट हो रहे हैं देन वहां के, क्योंकि सारा दिन तो हम बैठे हुए हैं, आधे लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, जनरली सीडेंटरी वर्क होता है, तो हमारी इंटेस्टाइन गुड़मुड़ 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर है, तो
जब हम उसको कपालभाति से स्टिमुलेट करते हैं तो इट स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, and therefore then it gives feeling of that pleasure, feeling of that relief, feeling of satisfaction. That is number one. Then number two is कि जब वो stroke करने से overall health of the whole abdomen parts, stomach और intestine digestive organs की health improve होती है. और मैंने आपको शुरू में बताया था stomach is the seat of emotions, तो वो सब healthy रहता है. Emotion से वो अनहेल्दी हो सकता है, और जब कपालभाति करते हैं तो वो हेल्दी होता है. नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कपालभाति के अंदर हमारा फोकस है ब्रीदिंग आउट के ऊपर. जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जा रही है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, और जब वो थोड़ी कम हो जाती है तो हमारी ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. आप सबने नोट किया होगा, अगर आप करते हैं, कभी आप परेशान हो अगर और उस वक्त आप कपालभाति करें तो आप देखेंगे कि जब आप खत्म करके उठेंगे या करते समय भी आपकी ब्रीदिंग रेट स्वतः कम हो जाएगी. अगर आप 15 ब्रेथ पर मिनट ले रहे थे तो वो हो सकता है 10 ब्रेथ पर मिनट हो जाए, बिकॉज हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, जो पीछे का जो हिस्सा है ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से. और कपालभाति कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम करती है क्योंकि फोकस है बाहर ब्रीथ आउट करना, एंड हेंस ब्रीदिंग रेट रिड्यूसेस. जिन लोगों को छोटे छोटे सांस आते हैं, घबरा रहे हैं, तो उनको कहते हैं ना, बैठ जाओ, थोड़ा लंबा सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो, और उस डीप ब्रीदिंग के बाद आप उनको अगर थोड़ा कपालभाति करने को बोलेंगे तो आप देखेंगे उनका सांस की रेट कम हो जाएगी. सो कपालभाति हेल्प्स इन मैनेजिंग अवर इमोशंस बाय रिड्यूसिंग द ब्रीदिंग रेट. क्योंकि जब भी इमोशंस होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट हो जाती है. एंड नंबर 3 प्राणायाम इज अनुलोम विलोम. वैसे तो सारे प्राणायाम ही अच्छे हैं, मतलब बहुत यूजफुल है, पर मैंने आज के उसमें 3 रखे हैं. अनुलोम विलोम, वो भी आप सब अच्छे से जानते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, है ना, वो 2 फिंगर नीचे करके और फिर आप ऑल्टरनेटली करते हैं. और उसके भी अलग अलग वेरिएशंस हैं कि खाली आप चंद्र नाड़ी से लेफ्ट से करें या खाली सूर्य नाड़ी राइट से करें, वो सब है. पर जनरली हम उसको दोनों तरफ से करते हैं. अनुलोम विलोम जो सिंपल वाला है, दोनों तरफ से करते हैं. अब उसका आप देखिए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इमोशंस के ऊपर. जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, that is responsible for logical thinking, for your all analysis, for calculations, for decision making, ये लेफ्ट साइड का ब्रेन है. जो राइट साइड का ब्रेन है वो इमोशंस, क्रिएटिविटी. तो दोनों के पिछले केमिकल्स थोड़े अलग अलग हैं. अब आप खुद सोचिए अपने ऊपर कि आपका कौन सा साइड का ब्रेन सारा दिन ज्यादा काम कर रहा है. मैं अपने केस में बताऊं तो मोस्टली टाइम हमारा लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है. चाहे आप सुबह से देख लें, मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले मुझे सोचना है कौन सी सब्जी बना के रखे जाऊं, है ना, क्या लंच बॉक्स में पैक करूं, सब डिसीजन मेकिंग है, लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है. फिर कॉलेज जाती हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है ना, लॉजिकल थिंकिंग, बोलना, वो सब, आवर स्पीच इज इन द लेफ्ट ब्रेन. जब कभी हम बीच में ऑफकोर्स इमोशंस आते हैं, थोड़ा बहुत राइट ब्रेन भी है, पर मेजॉरिटी डोमिनेंट उसमें लेफ्ट ब्रेन है. तो इसीलिए थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है. जिन किसी को एंजाइटी की, पैनिक अटैक्स की, डिप्रेशन की, नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा होती हैं, उस तरह का स्वभाव कह लीजिए होता है, चांसेस होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका राइट ब्रेन केमिकल थोड़ा इम्बैलेंस, डॉक्टर्स ही बोलते हैं थोड़ा केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं. तो अनुलोम विलोम करने से हमारे दोनों साइड के ब्रेन जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं. इसलिए अनुलोम विलोम बहुत यूजफुल है. जिन लोगों को ज्यादा टेंडेंसी होती है डिप्रेशन की या एंजाइटी की, फिर उनको ज्यादा करके लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग करनी होती है, क्योंकि लेफ्ट इज कनेक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेन. हमारा ब्रेन ना वो ऑपोजिट कॉन्ट्रालेटरल कनेक्टेड है. ठीक है, तो वो हम इतना बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस मोटा मोटा ये है, अनुलोम विलोम हेल्प्स इन बैलेंसिंग
both sides of the brain, and we need balance of both. We need left brain also. Don't think that it shows that हमें अपने emotion manage करने तो खाली right side ही करना है. We need both, because every action of ours requires some decision making, some rational thinking, some analysis. So we definitely need left brain also, but we need right brain action also. So both are needed. So we don't have to just use only one side. So all these three pranayama, Bhastrika, Kapalbhati, Anulom Vilom, they directly affect our breathing rate, amount of carbon dioxide in the blood, and balancing of neurotransmitters in the brain. और इस तरह से ये हमारे इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं. इन समरी, इन शॉर्ट, अब मैं आपको जो मैंने अभी बताया इसको मैं अभी 3-4 पॉइंट्स में बता रही हूँ. नंबर 1, spend time on yourself. Understand how you are feeling. जो मैंने कहा है कि चाहे वो 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, है ना. जितनी ज्यादा परेशानी उतनी ज्यादा देर बैठ जाओ. तो spend time on yourself. Understand how you are feeling. और वो मैंने उसका बताया कैसे स्टेप्स में. सबसे पहला ग्रॉस लेवल है बॉडी का. बॉडी को अपनी फील करें, उनको पहचाने, कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है, और फिर उस पर अटेंशन दें. क्योंकि this means if there is some pain, or is there your breathing is now fast or slower, then it means that requires your attention. So this is point 1. Number 2, every day do some relaxing exercise. It can be breathing, deep breathing. It can be pranayam, जो भी आपने सीखे हैं सीक्वेंस, जो मैंने 3 बताए. इसके साथ में आप ओम प्राणायाम और भ्रामरी जोड़ दें. जनरली ये 5 हम अपने करते हैं. मैं रोज जनरली इस तरह की कोशिश रहती है. 3 अनुलोम विलोम के बाद फिर ओम प्राणायाम और फिर भ्रामरी, है ना. एक साइकिल से 15 मिनट में हो जाते हैं. इससे शांत, क्योंकि ओम आप सबको पता है, ओम और भ्रामरी से एकदम मन शांत हो जाता है, मेडिटेटिव स्टेट हो जाती है ना. और टाइम होता है उसके बाद मेडिटेशन कर लो, और नहीं तो अपना काम कर लो. तो डू सम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एवरी डे. नंबर 3, एक्सरसाइज. या तो योग करें अगर है, और लेकिन मेरा इसमें खाली कहना यही है कि जब कभी मन बहुत परेशान हो, इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा हो, तो आप तब ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं. मतलब कहने का है कि थोड़ी विग्रस एक्सरसाइज. योग इज वेरी गुड, बट कई बार योग में ना फिर वो चला जाता है, क्योंकि थोड़ा स्लो होने से अकेले करें तो फिर वो करने का होता भी नहीं है. मन बैठने को मैट पे करता ही नहीं है. इसलिए मैंने बोला कि फिर आप घर से बाहर निकल के थोड़ी ब्रिस्क वॉक के लिए चले जाओ. तो ये है. नंबर 4, dissolve. You can use the word dissolve or resolve your emotions by processing them. हमारी जो फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे इमोशंस रिजॉल्व नहीं हुए. झगड़ा अभी सॉल्व नहीं हुआ, दूसरे से नहीं. देखिए, हम आसपास किसी को चेंज नहीं कर सकते, कोई भी हो, है ना. खाली हम अपने को ही मैनेज कर सकते हैं, अपने इमोशंस मैनेज कर सकते हैं. तो मुझे अपने इमोशंस उनको रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व द इमोशंस बाय प्रोसेसिंग देम, नॉट बाय सप्रेसिंग. कि भाई कोई बात नहीं, मेरे तो दिल बहुत बड़ा है और मैं तो किसी को कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन उससे रिजॉल्व नहीं होते. वो अंदर ही अंदर एक भरते जाते हो, एक दिन तो बड़ा भरेगा ही, फिर वो फूकता है, वो गलत आदमी पे फूक जाता है. तो इसलिए हम बोलते हैं डिसॉल्व द इमोशंस, रिजॉल्व द इमोशंस. जब हम रोज अगर बैठ के देखेंगे, होगा आज क्यों गुस्सा आया, आप ही मैं क्यों इरिटेटेड हूँ, क्यों बड़बड़ा रही हूँ, क्यों ऐसा लग रहा है. जब हम अपने को सोचते हैं तो उसमें से पाएंगे 90% तो गलती मेरी है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं. वो हम सब बोलते हैं किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, सबको पता है ज्ञान तो, लेकिन जब करने पे आते तो नहीं कर पाते हैं. और इसीलिए फिर हमारे इमोशंस की प्रॉब्लम होती है, और फिर हम दबा देते हैं. फिर हम बड़े सेक्रीफाइस वाले बन जाते हैं कि भैया मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं, मैं तो सबका सारा दिन करती हूँ, फिर भी लोग मेरे को ये नहीं करते. ये सब अंदर जमा होता रहता है ना. तो हमें उसको भी बैठ के ही देखना है कि भैया अगर तुम्हारे अंदर इतनी प्रॉब्लम है, कर रहे हो और सहा नहीं जा रहा है, मत करो. क्योंकि सामने वाला भी कह देता है कि तुम्हें गुस्सा ही आ रहा है तो मत किया करो मेरे लिए, कह देते हैं ना कई बार घर में लोग ऐसे.
तो हमें वही इसीलिए बैठ के सोचना है कि भाई हम इतना करें कि उसके बाद में भूल जाए, मतलब उसके फिर हमें एहसान ना जाड़े उनके ऊपर, है ना। तो अपने को समझना है मेरी क्या नेचर है, मैं कितना कर सकती हूँ, मेरी बॉडी कितना कर सकती है। कभी कभी हम बॉडी से ज्यादा कर देते हैं, फिर जेन्युइनली थक गए, लेकिन अगली पार्टी को तो नहीं दिख रहा ना कि तुम जेन्युइनली थक गए, वो सोच रहे हैं इनका तो रोज का ही वो है, नेकिंग है ना। तो वो उसी हिसाब से डिसॉल्व योर इमोशंस बाय प्रोसेसिंग, बी ओपन, बी ओपन टू क्रिटिसिज्म और यू कैन से नेगेटिव कमेंट्स। क्योंकि किसी ने कहा तो उसको एकदम से दिल से लगाने की, और उसका आर्गुमेंट उसमें कई बार वो सही भी हो सकता है, उसको सुन लो एंड एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड। दिस इज द फोर्थ पॉइंट आई एम सेइंग, dissolve your emotions by processing them, be open to criticism or you can say negative feedback, and accept what is going on around you because there is no other choice। क्योंकि देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है, वो इसको सही रखना है ना। यस, अलका को सही रखना है। मैं क्योंकि बाहर तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसी को कर सकती हूँ, इसको कैसे करूँ ताकि मैं खुद भी ठीक रहूं और दूसरों को भी परेशान ना करूं। तो उसको ठीक रखने के लिए है एक्सेप्ट, जो चीज मैं चेंज नहीं कर सकती एक्सेप्ट, एंड देन प्रोसेस माय ओन इमोशंस एंड बी नॉर्मल। वो अपने को संभाव, अगर हम रोज अपने को कर लेंगे तो हमारे ज्यादा जमा नहीं हो। एंड लास्ट पॉइंट, हैंडल योर इमोशंस बिफोर दे हैंडल यू। Handle your emotions before they handle you for healthy body and mind। अगर आप अपने को अच्छा हेल्दी बॉडी और माइंड के साथ रखना चाहते हैं तो हैंडल योर इमोशंस बिफोर दे हैंडल यू। अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो आप आजकल देख ही रहे हैं सब, कितनी मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, कितने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितनी सब तरह की समस्याएं आप सब जानते ही हैं। तो वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपने इमोशंस हैंडल नहीं करते, फिर वो इमोशंस हमें हैंडल करते हैं। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो दिस इज द समरी ऑफ पॉइंट्स, द थिंग्स व्हिच वी डिस्कस टुडे। ठीक है, तो अभी अनिल भैया या देख लेंगे अगर कोई थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और प्राणायाम के रहस्य के बारे में भी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई जो नए लोग हैं, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्राणायाम के बारे में कोई क्वेश्चन या इमोशंस और इसके बारे में, हाँ डॉक्टर राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। सर, आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर अलका प्रकाश जी और सभी लोगों को आज बहुत दिनों बाद अपने इस कुनबे के साथ जुड़ पाया हूँ। और रात को सोच के ही सोया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए सुबह जुड़ना ही जुड़ना है। और बहुत ही अच्छा लगा है। और प्राणायाम तो हम लोग करते भी रहते हैं, और हमारे रविवार वाले कार्यक्रम में जो भी विद्वान आते हैं, लेकिन प्राणायाम को मानसिक भावनाओं के पूरे इस चक्र, बल्कि कहना चाहिए दुष्चक्र के साथ इतनी आसानी से आपने जोड़ा है, बड़ा अद्भुत है। पहली बार सुना। मेरी तालियां, मेरा सैल्यूट स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी को, सरोज मैडम को बहुत बहुत हार्दिक आभार। कितना बड़ा, इतना योग में कुनबा तैयार किया है कि इतनी जानकारी, जिनको कि हम विद्वानों को किसी को बुलाएं तो उनको देने के लिए लाखों रुपए चाहिए उनका इंतजाम करने के लिए। और आपने उस पूरी जानकारी को इतने सरल तरीके से, खास तौर से मैंने आज बहुत दिनों बाद नोट्स लिए हैं, तो आपके 25 मिनट के नोट्स में मेरी डायरी के 6 पेज भर गए। सोचिए अगर सोचिए अगर इसको अगर मैं लिखने बैठूंगा तो एक कितना बड़ा लेख जैसा तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो भी समय मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट जो आपकी टिप थी वो तो गजब की थी कि हैंडल योर इमोशंस बिफोर दे हैंडल यू। एक्चुअली आज मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश अपनी इमोशंस के ही विक्टिम हैं। कोई किसी और की दुश्मनी हमसे नहीं है, हमारे इमोशंस की दुश्मनी हमने खुद अपने आप से पैदा कर ली।
और मैं तो क्योंकि एक तरह से इस पूरे आपने जो बताया मैं इसीलिए जुड़ा कि मैं तो सारा रोगी ही इसी बात का हूँ कि अपनी सारी जिंदगी की सारी खुशियों को किसी एक संयुक्त परिवार के टूटने की इमोशंस के साथ मैंने जोड़ दिया है। तो मेरी सारी पद प्रभुता संपन्नता सब कुछ मुझे लगता है शून्य है जब मुझे अपना टूटा हुआ परिवार दिखता है। लेकिन आपके इसके बाद मुझे लगा एक पुरानी शेर याद आई कि इश्क में नाकामियों का तुम्हें क्यों इल्जाम दूं, सारा मेरे सर तेरे सर कुछ भी नहीं। तो अगर ये मान के छोड़ दिया जाए तो कितना आनंद आ जाएगा कि इमोशंस हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हम चाहेंगे कि आप बीच बीच में आती रहें और हमें ऐसी वैक्सीन के डोजर और बूस्टर्स देती रहें। भैया धन्यवाद। भैया मेरे को ये अनिल भैया पंत भैया बुलाते रहते हैं, आप बिल्कुल हमारा परिवार है। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनिल सर का जन्मदिन भी है, उस पर भी आप हाँ, आज अनिल सर को भी जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उन्होंने अपने जन्मदिन को बहुत अच्छे बड़े गौरवमयी और गरिमामयी तरीके से मनाने के लिए डॉक्टर अलका प्रकाश को आमंत्रित किया है, क्योंकि वे स्वयं इतनी भव सागरों के बीच में भी इतनी शांति से जीते हैं, वो भी बड़ा अनुकरणीय है। इतने झंझावातों के बीच में जो उनकी भाव भंगिमा है वो बड़ी शांति की है। तो हमें उनसे भी ये सीखना चाहिए कि ऐसा कैसे रहा जाए। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। सिंगापुर से आदरणीय प्रेम प्रकाश सर भी जुड़े हुए हैं सर। हाँ, मुझे कुछ कहना था। जी। एक तो जब भी मैं अलका जी का सुनता हूँ, मतलब मेरी वाइफ है वो, लेकिन मैं हर बार उनके कुछ ना कुछ नोट करता हूँ और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है उनके, जबकि मैं हर बार सुनता हूँ उनका। और प्राणायाम के ऊपर तो मैं भी काफी बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज भी एक नया चीज मुझे उनके इसमें मिली मुझे। और जो कुछ हद तक डॉक्टर राजीव जी ने कहा, और मैं बस थोड़ा सा और इसमें ये ऐड ये करना चाहूंगा कि जब आप कोई ये परेशानी करे कि आप समझ रहे हैं कि आपने इमोशन हैंडल नहीं करी, सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया, तो आप रियलाइज कर लीजिए यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड टू एर्र इज ह्यूमन। तो हम गलतियों के पुतले हैं और गलतियां बार बार करते हैं, और देयरफॉर नथिंग टू रिग्रेट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। यस इसलिए आप इसी मोमेंट से अपने आप को उठाना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि अगले 3, 4, 6 महीने के प्रयास के अंदर ही आपको सब चीजें एकदम से वापस अच्छी लगनी शुरू हो जाए। तो आप बस अनिल जी को फिर जन्म जन्म की बधाई। और मैं एक गाना गाना चाहूंगा अनिल जी के लिए, अगर वो अरे सर 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 बहुत आभारी। बस 1-2 लाइन गा देना पापा, पूरा मत गाना है वो टाइम। चलिए जितना तक कहेंगे। हाँ, अरे राजीव जी भी हैं, एक लाइन। नमस्कार। मैं वैसे गाने और भजन अपने छोटे ही रखता हूँ, ताकि जो है हाँ, दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। और ऐसा है आज कि पत्नियों से जो इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए वो आ गई है। हाँ बिल्कुल। नहीं, और ज्योति का भी जन्मदिन है आज, ज्योति को भी बोलिए अच्छा, आज। दोनों का है? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। अरे दोनों के लिए फिर ये गाना हाँ। है, तो कहो तो अलग अलग गाऊं, कहो तो इकट्ठा गाऊं। नहीं, एक साथ गा दो और एक लाइन गा दो। हम दोनों अलग अलग, मैं दिल्ली आई हुई हूँ, साहब सिंगापुर में है, इसलिए हम ऐसे बात करते हैं। अलका जी आप दिल्ली में हैं अभी? हाँ भैया, भैया दिल्ली में आई हूँ भैया, अच्छा अच्छा। मम्मी के साथ। चलिए। बस सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां इस संसार की, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर बूंद इस संसार की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां इस संसार की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर फूल इस संसार का, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
डॉक्टर साहब बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। वंडरफुल। ये ये सबके लिए है, ये जन्मदिन जो का तो पेश है ही, गाना लेकिन है ये आर्ट ऑफ लिविंग का गाना है, लेकिन मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए जब भी बर्थडे होता है तो मैं इसी गाने को गाता बहुत धन्यवाद। ये मेरे और हूँ। ज्योति जी के लिए नहीं, सभी के लिए था, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जगत नारायण पांडे सर, आप कुछ बोलिए। वंडरफुल, इट्स बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल बात जो कि किताबों में शायद ना मिले। ये नॉलेज ये किताबों में नहीं, ये एक्सपीरियंस की बात है और ट्राइड आउट थिंग है जो सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से समझाना सबके बस की बात नहीं है। और अलका जी ने इतनी अच्छी तरह से ये समझाया, दैट्स वेरी गुड। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि अलका जी ने ऐसा क्यों बोला कि पापा आप छोटा सा गाना, ज्यादा लंबा नहीं गाना। ये भी इमोशन हैंडलिंग का सब्जेक्ट में आता है या क्या है, ये नहीं समझ में आई बात। नहीं भैया, भैया जगत भैया, नमस्ते जी भैया, जी नमस्ते नमस्ते। भैया। जी मैंने इसको बोला कि ये बहुत अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे जैसे इन्होंने बोला तो क्या होता है, अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है ना घर में, कई बार, क्योंकि देखिए लाइन तो 3-4 ही है, पर वो घर में हम 2-3-4 बार रिपीट कर देते हैं, ग्रैंडसन होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया था कि टाइम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई बात। आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुली डन, एंड बोथ ऑफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसी पे वंस अगेन ज्योति जी को और अनिल जी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, इट्स अ वंडरफुल डे। थैंक यू ऑल वेरी मच। आदरणीय देवेंद्र सर, आप तो कविता सुनना चाहेंगे उसके। जी देवेंद्र जी हैं क्या? शुरू में तो थे। ठीक है, नहीं है शायद। नहीं, देवेंद्र नेगी करके हैं भैया। नहीं, देवेंद्र देव जी। देवेंद्र जी। डॉक्टर राजीव रावत भी हैं, है ना? डॉक्टर हाँ। राजीव रावत हैं, आईआईटी खड़गपुर से। अच्छा, जवाहर जी भी हैं। सर मेरी बात हो गई सर, मैंने अपनी बात कह दी। आपको एक बार पुनः जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। जी 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 ज्योति जी को भी हार्दिक मंगल कामनाएं। जी, धन्यवाद। आज इस बहाने राजीव जी के दर्शन तो हुए। वो रोगी की तरह से डॉक्टर के पास आया था, जो आपके कल का बैनर था उसमें वो मेरे जैसे रोगों की चर्चा थी, तो मैंने कहा चाहे कितना भी लेट सोऊं लेकिन सुबह जगूंगा जरूर। बहुत बहुत अच्छा। बहुत अद्भुत कहा आपने। और जो डॉक्टर जगत जी ने कहा कि किताबों में जो नहीं मिलता है, या जो बहुत बड़े बड़े सेशंस में भी जो सारांश नहीं मिलता है, वो हमको मिला।